हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नेक्स्ट एपिसोड में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि सर काफ़ी दिनों के बाद से लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद से लेक्चर आया है। तो स्टूडेंट्स, बात तो सही है, काफ़ी दिनों के बाद से लेक्चर बना रहे हैं। वैसे कुछ अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, अपनी सेल्फ स्टडी में थोड़ा बिजी थे, बट अब आपके लिए कंटिन्यू लेक्चर बनाएंगे। आपको नीट में सिलेक्शन जो दिलवाना है ना, आपके सपनों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप अपने सपनों के लिए खुद के लिए मेहनत नहीं करोगे? करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने सेल्फ में थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा था, बट अब आपके लिए कंटिन्यू लेक्चर बनाएंगे। वैसे आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? टेबल में इस पे बैठ के पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आप ऐसा मत जानिएगा, इसको लेक्चर मत समझिएगा और छोटा मोटा वेब सीरीज मत समझिएगा। ये एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच की जो कनेक्टिविटी है ना, उसके उसको समझिएगा, ठीक है। ऐसा लगिएगा कि आप को मैं एज ए क्लास में, मतलब मैं आपके सामने खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब मन से पढ़ोगे तो ये सारी फील आने लगेंगी कि सर रियल में सामने है, ठीक है। हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो ऐसा फील होता था कि रियल में सर मोबाइल में नहीं है, हम लोगों के सामने से हम लोग को ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मन से एकदम डूब के पढ़िएगा तो ये सारी चीजें फील होना आम बात है। चलिए टेबल मैच पे बैठ के पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने सपनों के लिए जब मोटिवेट नहीं रहोगे तो कोई दूसरा कितना आपको मोटिवेट करेगा। बस होशियार के लिए इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। तो अपने सपनों के लिए आप टेबल मेज, वैसे शो के ऐसे एक वेब सीरीज या छोटा मोटा मूवी समझ के देखोगे तो कुछ बहुत होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। टेबल मेज पे बैठ के पढ़िए, एनसीईआरटी का बुक आपके सामने होना चाहिए, प्रॉपर जो चीज़ें आपको जो मटेरियल प्रोवाइड की जा रही है उसका स्क्रीनशॉट्स आप निकालिए, ठीक है। उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर उसमें इंपॉर्टेंट मल्टीक्यू जो क्वेश्चंस हैं उसको साइड में कीजिए। वैसे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, 20 साल का जो आपका जीट का जो क्वेश्चन है वो सारा मैं कराऊंगा। बट अगर इधर से ही आप अपने मन से जब क्वेश्चन छांटते चलोगे, निकालते चलोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एक फ्लावर का जो स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। और नॉर्मली आप फ्लावर्स को तोड़ते हो तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है? पेडिसिल, स्टॉल, कैलिक्स, क्रोला, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो बस वही बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। किसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है? एंजियोस्पर्म की, ठीक है। और फ्लावर बनने का क्या रीजन है? फ्लावर इसलिए बना ताकि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाइए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ता पेड़ या अपने किसी खास के लिए जा रहे हो फूल वगैरह तोड़ने, तो आप उसको बेहिचक बोल सकते हो, देखो भाई तुम्हारे अंदर कुछ दिन पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तब भी तुम निकल के बाहर आए हो। तो भी कह देगा साहब आप होमोसेपियंस वाली स्पीसीज ही है ना, आप ह्यूमंस ही है ना, तो आपके भी केस में यही वाला सेम प्रोसेस होता है। तो उसमें कोई मतलब गुस्सा होने वाली बात नहीं है। नेचर ने दिया है तो दिया है, उनको भी दिया है, हमको भी दिया है, ठीक है। तो हुआ बात। चलिए आगे देखते हैं। A typical flower has four different kinds of folds arranged successfully on the swollen end of stall capitacil, which is known as thalamus या receptacle, ठीक है। और एक टिपिकल फ्लावर के अंदर मोस्टली जनरली कितने होते हैं? 4 डिफरेंट तरीके के होल्स होते हैं। 4 डिफरेंट तरीके के होल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर कुछ रिंग होते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर कुछ रिंग के फॉर्म में होते हैं। वी सी 4 टाइप्स ऑफ रिंग इन टिपिकल फ्लावर, जो कि ये जो रिंग होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर सक्सेसफुली अरेंज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक रिंग के फॉर्म में चाटते हैं, ठीक है। नई आदमी चहल देता है, चढ़ जाता है एक दूसरे के ऊपर, उसी तरह से ये भी एक दूसरे के ऊपर रिंग के फॉर्म में चाटते हैं, रिंग के फॉर्म में और एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। और जिस फ्लावर के स्टाल पर अरेंज होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस फ्लावर के स्टाल पर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पेडिसिल कहते हैं, समझ गए ना। वही पेडिसिलवा जिसको पकड़ के तुम मतलब अपनी फीलिंग को बयां करते हो, ठीक है। तो फ्लावर का जो मेन पार्ट होता है ना पेडिसिल होता है, इसे पकड़ के एक बैलेंस बनता है प्रपोज मारने में। तो उस चीज को मैं समझ सकता हूँ, तुम लोग भी समझ सकते हो। चलिए, और पेडिसिल के एंड पे क्या होता है?
पेडिसिल के एंड पे एक फुला हुआ स्ट्रक्चर्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम थैलमस बोलते हैं। पेडिसिल है, पकड़े हो, उसके ऊपर वो गोली जैसे स्ट्रक्चर्स होता है। कभी कभी जो फ्लावर के सारे पार्ट्स पुर्जा तोड़ दिया जाता है ना, तो उसके अंदर एक गोली जैसा स्ट्रक्चर निकलता हो, तो उसी को थैलमस कहा जाता है। ठीक है, जो फुला हुआ जो स्ट्रक्चर्स होता है किसका, पेडिसिल का। ठीक है, और उसे थैलमस बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे वाली लाइन क्या लिखी हुई है। दीज फोर स्ट्रक्चर्स आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी आर्गन, व्हील एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव आर्गन। ठीक है, अब आपको कहा गया है यहाँ पर 4 डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किस पे प्लेस्ड होते हैं, एक पेडिसिल पर प्लेस्ड होते हैं। पेडिसिल के ऊपर थैलमस है, पेडिसिल के ऊपर थैलमस है, फुला हुआ स्ट्रक्चर जिसके ऊपर वो प्लेस्ड है। अब वो 4 स्ट्रक्चर्स क्या है, कोई अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर आप कहोगे वो चारों स्ट्रक्चर्स है, जिसमें आपका पहला है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, तो थैलमस के ऊपर पहला रिंग बना हुआ होता है, उसे हम कैलिक्स कहते हैं, जिसकी यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। कैलिक्स और कोरोला जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। कहाँ पे भाग नहीं लेते हैं, रिप्रोडक्शन में। वो एसेसरी आर्गन का काम करते हैं। किसका कार्य करते हैं, एसेसरी आर्गन का काम करते हैं। वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नोट को एकदम कॉपी में नोट्स बना के लिख लेना। कैलिक्स और कोरोला जो है वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन निकाल ही देगा। ठीक है, वो एसेसरी आर्गन का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला का मेन काम होता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या करना, कैलिक्स और कोरोला को क्या काम होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एक कवरिंग बना लेते हैं, और एक ऐसा कवर बना जिससे क्या होता है, जिससे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसलिए हमने कैलिक्स और कोरोला को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव फ्लावर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए दीवाल है, दीवाल क्या है, दीवाल है, दीवाल इसमें क्या है, कैलिक्स और कोरोला समझ लीजिए अंदर रिप्रोडक्शन होना है, तो दीवाल लाइक कवरिंग का काम कर रही है दीवाल। तो उसी तरह से कैलिक्स और कोरोला भी उनके केस में कवरिंग का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, बिकॉज इजीली तरीके से अंदर रिप्रोडक्शन हो पाए। ठीक है, इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फ्लावर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। उसके बाद कई ऐसे फ्लावर होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर मोनोकॉट की मैं बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए एक बार आपको फिगर के माध्यम से भी समझा देते हैं। अब आप इस फिगर को देख लीजिए, ये है आपका पेडिसिल। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि पेडिसिल के एंड पे, पेडिसिल के ऊपर एक गोली के जैसा स्ट्रक्चर्स लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं थैलमस। ठीक है, अब मैंने आपसे बताया था कि थैलमस के एंड से ही, कहां से, थैलमस के एंड से ही चारों रिंग बननी शुरू होती है। फर्स्ट रिंग जो होती है उससे निकलते हैं ये ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है ना, ये ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर कहां से निकलता है, आपके फर्स्ट रिंग से निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट रिंग से ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप कहते हो कैलिक्स। क्या कहते हो, कैलिक्स कहते हो, और इसकी यूनिट को हम लोग कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं, सेपल। क्लियर हो गया ना। उसके बाद अब यहाँ पर जो कैलिक्स बन गया, ठीक है, कैलिक्स तो बन गया, अब सेकेंड रिंग आएगी। क्या आएगी, फर्स्ट रिंग में क्या बना, फर्स्ट रिंग में बना आपका ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर, और जो क्या था, जो था कैलिक्स। कैलिक्स यूनिट क्या होती है, सेपल। इसके बाद से क्या आएगी, उसके बाद से आएगा आपका सेकेंड रिंग। ठीक है, तो ये जो टोटल ना ये 4 रिंग बनते हैं। कितने होते हैं, 4 रिंग होते हैं। पहले रिंग में कैलिक्स, सबसे बाहर कैलिक्स, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद आती है आपका सेकेंड रिंग। सेकेंड रिंग में क्या बनेगा, आपका कोरोला बनेगा। क्या बनेगा, कोरोला बनेगा। ठीक है, जिसको हम पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। ये जो सेकेंड रिंग है ना, ये देखिए, ये क्या है, ये सेकेंड रिंग है। ठीक है, ये सेकेंड रिंग बन गई, और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट को हम लोग बोलते हैं पेटल। ठीक है, ये ना बहुत ही कलरफुल स्ट्रक्चर्स होता है, बहुत ही ब्राइट कलर होता है, बहुत ही कलरफुल होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। ठीक है, ये सेकेंड रिंग में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कोरोला कहते हैं। इसकी यूनिट पेटल,
याद रखिएगा। उसके बाद क्या बनेगा, कोई बता सकता है उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद बनेगा आपका थर्ड रिंग। थर्ड रिंग में आपका क्या बनता है? एंड्रोसियम बनेगा। क्या बनेगा? एंड्रोसियम बनेगा। अब एंड्रोसियम क्या चीज है भाई, बताइए? एंड्रोसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कितनी बार मैं बताया हूं, एंड्रोसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये आपके एंथर है ना, देखिए ये जो आपके एंथर हो गए और ये आपका फिलामेंट हो गया। क्या हो गया? ये एंथर हो गया और ये आपका फिलामेंट हो गया, ठीक है। तो जो ये एक साथ इनको हम लोग क्या बोलोगे? स्टेमेन बोलोगे। एंथर और फिलामेंट को एक साथ क्या बोलोगे? स्टेमेन। अब लास्ट में सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बताइए? सबसे अंदर प्रेजेंट होता है आपका गाइनोसियम। ये जो आपको इसके ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ना है ना, यही है गाइनोसियम, जो कि कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका गाइनोसियम। और गाइनोसियम की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोसियम की यूनिट को बोलते हैं हम लोग पिस्टल, ठीक है। पिस्टल, दग 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 बंदूक जो चलाते हैं वो वाला पिस्टल नहीं। कहीं और चले गए क्या? कहीं और जाने के लिए कौन बोल? उससे रिलेट करके याद कर सकते हो, गाइनोसियम की यूनिट पिस्टल। कहीं पिस्टल आपको भूले तो याद कर लेना। तो इसकी यूनिट क्या होती है? पिस्टल। तो एंड्रोसियम की यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन। तो अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछ ले, ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई सीक्वेंस पूछ ले अंदर से बाहर, अगर कोई आपसे ऑर्डर पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे? अंदर से बाहर अगर कोई आपसे पूछ ले, मान लीजिए कि कोई आपसे, मान लीजिए आपका घर है, तो कोई आपसे पूछे कि आपका पहला कमरा, फिर दूसरा कमरा किसका है, तीसरा कमरा किसका है, चौथा कमरा किसका है, उसी हिसाब से कोई आपसे पूछ दे कि आपके घर में सबसे लास्ट वाला कमरा किसका है, उसके बाद जो कमरा है वो किसका है, उसके बाद गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम किसका है, गेस्ट रूम में कौन रहता है, तो इस तरह से आपको सीक्वेंस बताना पड़ता है। तो उसी हिसाब से अगर कोई आपको अंदर से बाहर पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? सबसे अंदर आपका होता है गाइनोसियम, देन आपका होता है एंड्रोसियम, उसके बाद होता है आपका क्रोला, क्रोला यानी कि पेटल, ठीक है। उसके बाद होता है सेपल यानी कि कैलिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका अंदर से बाहर, ठीक है। अब अगर कोई आपको बाहर से अंदर पूछ दे, घर के बाहर से अंदर से आपको बाहर के सिरे से आपको अंदर का रूम बताना पड़े तो आप कैसे बताएंगे? तो सबसे बाहर होता है आपका, मतलब उसकी अपोजिट, ठीक है। तो सबसे बाहर क्या है? आपका कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, देन एंड्रोसियम, देन गाइनोसियम। क्लियर हो गया ना? ये याद रखिएगा, सबसे अंदर गाइनोसियम प्रेजेंट होता है, ओके। अब देखिए मेरी एक बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, एंड्रोसियम की यूनिट जब स्टेमेन होती है तो स्टेमेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्या होता है? स्टेमेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? आपके एंथर और फिलामेंट, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जब आपको एंड्रोसियम, सिर्फ एंड्रोसियम पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा एंथर क्या होता है और फिलामेंट क्या होता है, ठीक है। हालांकि स्ट्रक्चर में आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। और उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये तो एंड्रोसियम हो गया। अब इसके बाद से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है गाइनोसियम, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? एंड्रोसियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? गाइनोसियम। तो गाइनोसियम भी तो डिवाइड होता है भाई, जिस तरह से एंड्रोसियम आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक हो गया आपका फिलामेंट और एक हो गया एंथर, उसी तरह से आपका गाइनोसियम भी तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसमें आपका पहला गाइनोसियम तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। इससे तीन पार्ट कौन कौन से हैं बताइए? ये तीनों पार्ट में से पहला है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यूनिट क्या होती है गाइनोसियम की? कार्पेल या फिर पिस्टल। गाइनोसियम यूनिट क्या होती है? कार्पेल या फिर पिस्टल। क्लियर है मेरी बात? सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, और जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनता है। किसके लिए बनता है? जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनता है। और जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ना, उनमें जो फ्लावर होता है वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो एंजियोस्पर्म प्लांट के जो फ्लावर निकल के आते हैं वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? अब चीजें तो समझ में आ गई होंगी आपको। अब देखिए, कई ऐसे फ्लावर होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मोनोकॉट के बारे में। अब मोनोकॉट क्या होता है ये भी हम बात
कर लेते हैं। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म दो ओशियन में डिवाइड कर दिया गया है, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट, ठीक है। सो मोनोकॉट वाले वो होते हैं, मोनोकॉट वाले वो फ्लावर होते हैं जिनमें जिनके एम्ब्रियो में सिर्फ एक कोटिलेडन होता है, जिनके एम्ब्रियो में सिर्फ एक सिंगल कोटिलेडन होता है, ठीक है। और डाइकॉट वो होते हैं जिनमें डाई मतलब टू, डाई मतलब टू, मोनो मतलब एक, तो जिसमें जिसमें एक कोटिलेडन होगा और जिनके एम्ब्रियो में सिर्फ एक कोटिलेडन होगा वो मोनोकॉट कहलाएगा, और जिनके एम्ब्रियो में दो कोटिलेडन होगा वो क्या कहलाएगा, वो डाइकॉट कहलाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मुझे ये कोटिलेडन कोटिलेडन क्या लगा रखे हो, मुझे कोटिलेडन नहीं समझ में आ रहा है साहब। तो देखिए मैं आपको कोटिलेडन बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कोटिलेडन क्या होता है। देखिए आप ना बस इतना समझ लीजिए, हालांकि इस चैप्टर में हमें इन सभी चीजों के बारे में नहीं जाना है, लेकिन चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कोटिलेडन एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कोटिलेडन जो होता है ना वो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होता है। एक फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूड स्टोर होता है, क्या होता है, जिसमें फूड स्टोर होता है। उस फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर को हम कोटिलेडन कहते हैं, क्या कहते हैं, उस फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर को हम कोटिलेडन कहते हैं, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। क्या करता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। समझ गए ना। चलिए यार एक शायरी याद आ रही है आपके लिए, शायरी नहीं है बस आपको मोटिवेट करने के लिए। देखिए बच्चों तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए इतनी मेहनत काफी नहीं है, ठीक है। खोलो इन किताबों को, इनमें आपका सुनहरा भविष्य छुपा हुआ है, ठीक है। आप किताबों से इतना लगाव रखिए, आप नीट की जितनी भी बुक्स हैं इतना लगाव रखिए, इतना उनसे प्यार कीजिए कि आप उनको मतलब अपने दिलो जान जहन में उतार लीजिए। आंख खुले तो नीट नहीं होता है, जब प्यार होता है तो कैसे है, अब जहां जहां जाऊं मुझे तुम ही नजर आए। तो बस वैसे ही जहां जहां जाएं तो आप अपने आप को एक डॉक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। आपको मतलब फील होना चाहिए, नीट से आपको प्यार होना चाहिए। जब प्यार होगा तो दिल्ली एम्स किस गली की है भाई, पहले प्यार तो करके देखो, प्यार में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। चलिए इन द सम फ्लावर लाइक मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स एग्जांपल क्या होता है, लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट स्निक प्रेजेंट टुगेदर एंड दे आर टर्मिड एज पेरियंथ ऑफ फ्लावर, ठीक है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या कर रहा है, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, व्हेन अ फ्लावर हैव आइदर ओनली स्टेमेन ओनली कार्पल इज नोन एज यूनिसेक्सुअल, ठीक है। देखिए अगर हम एग्जांपल ले ले, अगर आप एक मूंगफली के एग्जांपल ले लो, ठीक है। अगर आप एक मूंगफली के एग्जांपल ले रहे हो तो मूंगफली का जो छिलका होता है उसके आप चुटकी दबा के निकालो, ऐसे दांत पे रख के फोड़ दो, मतलब किसी भी तरह से उसको फोड़ो, और मतलब वो छिलका कैसे उतारो, लोढ़ा से कूच के उतारो या कपार पे ऐसे रख के फोड़ दो, उस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि जब छिलका उतर जाता है तो उसके अंदर जो मूंगफली का जो अंदर इंटरनल पार्ट्स होता है वो आसानी से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यही पॉइंट नोट करने वाली है, ठीक है। मूंगफली का जो दाना है ना वो इजीली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या होगा, वो होगा डाइकॉट। क्या हो गया, वो होगा डाइकॉट, क्योंकि उसके अंदर दो कोटिलेडन थे, क्या थे, उसके अंदर दो कोटिलेडन थे, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेकिन लेकिन ध्यान समझिए, लेकिन अगर एक ग्रीन व्हीट, लेकिन अगर एक आप गेहूं का दाना लो, आप एक चावल का दाना लो, क्या आप उसको आसानी से दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे, क्या उसको आप आसानी से दो पार्ट्स में बीच से डिवाइड कर पाओगे, नहीं। तो मोनोकॉट के अंदर जो कैलिक्स और कोरोला होती है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये किसके एग्जाम्पल है, और जो ये चावल और गेहूं का दाना ये किसका एग्जाम्पल, ये मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। तो मोनोकॉट के अंदर जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते, वो ससुरा एक्के में मिक्स होते हैं, एक्के में एक दूसरे को कस के पकड़ लिए होते हैं, ठीक है, एक्के में प्रेजेंट होते हैं, वो एक साथ एक यूनिट बना लेते हैं। क्या होते हैं, वो एक साथ जो कैलिक्स और कोरोला होता है ना वो एक साथ एक यूनिट बना लेते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पेरियंथ ऑफ द फ्लावर, ठीक है।
कोई अगर फ्यूचर में या आपको नीट के एग्जाम में अगर आ जाए पेरियंथा ऑफ फ्लावर को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, तो कैसे बताओगे? आसानी से बोल देना, जो कैलिक्स और कोरोला होता है ना, उसको हम खींच खींच के इसे दो पार्ट में बाहर नहीं कर सकते। वो एक दूसरे में ना, एक दूसरे को उसके जो मॉलिक्यूल्स उसके जो अणु है वो एक दूसरे को में कंबाइंड होते हैं, एक यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरियंथा ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं। समझ में आ गया ना? अब देखिए मोनोकॉट फ्लावर के अंदर क्या है, मोनोकॉट वो क्या था, मोनोकॉट फ्लावर के अंदर जो कैलिक्स और कोरोला होती है वो अलग अलग नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, दोनों ही एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और जब वो दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो एक यूनिट बना लेते हैं, जो क्या होती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेरियंथा फ्लावर। समझ में गए ना? क्लियर? अब आपको देखिए, आपको दो तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक हो गया बाइसेक्सुअल और एक हो गया यूनिसेक्सुअल। कौन कौन सा? एक हो गया बाइसेक्सुअल और एक हो गया यूनिसेक्सुअल। देखो पेरियंथ की जो यूनिट है ना उसे हम टेपल कहते हैं। पेरियंथ की यूनिट को क्या कहोगे? पेरियंथ की यूनिट को हम टेपल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होती है, उसके बाद और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होती है। देखिए बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, देखिए जब फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों ही प्रेजेंट हो, ध्यान समझिएगा, जब फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों ही प्रेजेंट हो तो वो क्या होगा, वो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। विच मीन्स मेल और फीमेल यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम क्या होता है फ्लावर में? एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब दोनों ही प्रेजेंट होते हैं सेम फ्लावर के ऊपर तो वो फ्लावर कहलाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, जिस फ्लावर में दोनों से हो मेल फीमेल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक ऐसा फ्लावर, ठीक है ध्यान समझिएगा, अगर एक ऐसा फ्लावर जिसके पास या तो सिल्फ स्टेमेन यानी कि एंड्रोसियम या सिल्फ कार्पल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गाइनोसियम, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अगर कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है या तो एंड्रोसियम या फिर गाइनोसियम तो वो होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और अगर दोनों ही प्रेजेंट है एंड्रोसियम भी गाइनोसियम भी तो उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये तो भूलना नहीं चाहिए। आपके दिमाग का जो क्या बोलते हैं, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो मतलब जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है ना उसमें ठूस ठूस की चीजें भर लो, इतना बार रिपीट कर लो कि कॉन्शियस टू सब कॉन्शियस में ये इजिली मतलब चला जाए। समझ रहे हैं ना? बार बार रिपीट करने से दिमाग में बातें बैठ जाती हैं, ठीक, इजिली। चलिए अब उसके बाद हम आते हैं सिमेट्री के ऊपर। कहाँ हो गए? सिमेट्री। चलिए देख लेते हैं सिमेट्री क्या होता है। नोट्स में देख लेते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर विच शो रेडियल सिमेट्री, ठीक है, और फ्लावर विच शो बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप सिमेट्री करते हो, डिवाइड करते हो किसी भी फ्लावर को, उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जो कि चैप्टर है। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे एक सिमेट्री के बारे में, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, कौन सी सिमेट्री में? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, ये दोनों सिमेट्रियां आएंगी। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक कौन सी होती है बताइए? ऐसे फ्लावर जिसको आप किसी भी प्लेन से काटोगे, ऐसे फ्लावर जिसको आप किसी भी प्लेन से काटोगे, ठीक है, और वो दो इक्वल हाफ्स में बट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो दो इक्वल हाफ में बट जाएंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से, मान लो ये आपका एक फ्लावर है, ठीक है, इसको आप किसी भी प्लेन से काटोगे, ऊपर से काटो, दाएं से काटो, बाएं से काटो, किसी भी प्लेन से काटो, तो ये आपको आसानी से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियल सिमेट्री, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, चाहे आप इसको किसी भी प्लेन से लेकर के दो पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, तो ऐसे ही सिमेट्री को बोलते हैं, ऐसे ही फ्लावर को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसका फ्लोरल फार्मूला बहुत ही अच्छा यूज होता है, बहुत ही अच्छा सिंबल है जो कि आपको याद भी हो जाएगा इजिली। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल परसेंटेज होता है। ठीक है,
कुछ इस तरीके से। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, बहुत ही ईज़ी है। ज़ाइगोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है? परसेंटेज होता है, ठीक है? ठीक है? तो ये ऐसे फ्लावर होते हैं जिसे आप एक ही प्लेन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं, ठीक है? चलिए इसको भी जान लेते हैं। ये ऐसे फ्लावर होते हैं जिनको सिर्फ एक ही प्लेन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? इनको सिर्फ एक ही प्लेन से 2 पार्ट में अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक फ्लावर है, सपोज दैट ये आपका एक फ्लावर है, ठीक है? इसको आप सिर्फ बीचों बीच से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप इसको किसी और प्लेन से काटोगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? इसको ओनली आप बीचों बीच से ही 2 पार्ट्स से का बीचों बीच से काटोगे तब भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है? लेकिन इसको आप अगर थोड़ा साइड से काटोगे, थोड़ा किनारे से काटोगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे फ्लावर जिसमें आप सिर्फ एक ही प्लेन से, ठीक है? जिसे आप सिर्फ एक ही प्लेन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे, उसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है? तो ये भूलना नहीं चाहिए, बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? और उन्हें हम कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है और ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं? ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। कैसा होता है? इसका सिंबल जो है वो प्लस के फॉर्म में होता है। प्लस देके और इसको गोली के फॉर्म में फिट कर देंगे तो इसका जो सिंबल है वो निकल जाएगा। और ज़ाइगोमॉर्फिक का सिंबल कौन-सा होता है? ज़ाइगोमॉर्फिक का सिंबल होता है परसेंटेज वाला। कौन-सा? परसेंटेज वाला, ठीक है? इसको याद रखिएगा, ये अभी फ्लोरल फार्मूला में इसका हम बहुत ही अच्छे से यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। चलिए एक बार और आपको डेफिनिशन की तरीके से बता देते हैं, थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है और एसिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा और चिली, ठीक है? देखिए एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो 2 इक्वल हाफ में, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो 2 इक्वल हाफ में उसे डिवाइड कर सके हम किसी एक पोर्शन को मान के, ठीक है? किसी भी पोर्शन से अगर उसको काटोगे तो आसानी से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? हर जगह से डिवाइड किया तो 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है आपका मस्टर्ड, धतूरा और चिली। इसका जो एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल भूलना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, वो एग्जांपल पे ही फोकस करना है, ठीक है? तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये चीज हमें बताने वाली नहीं है, आप खुद ही समझदार है इतना ज्यादा कि पूछिए मत। चलिए देख लेते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इट इज नोन एज ज़ाइगोमॉर्फिक। पी गुलमोहर, बीन और सेसिया, ठीक है? अब देखिए जब हम एक फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में, जब हम एक फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में एक जैसे सिमिलर हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? किसी फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक पार्टिकुलर प्लेन से, यानी कि वर्टिकली प्लेन से। कहां से? वर्टिकली प्लेन से डिवाइड करे तो उसे हम बोलते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है? सिर्फ एक ही प्लेन से। एग्जांपल है इसका आपका पी गुलमोहर, बीन और सेसिया। क्या है? पी गुलमोहर, बीन और सेसिया। और इसका डायग्रामल फार्मूला में इसका बहुत ही अच्छा सिंबल है। कौन सा सिंबल है इसका? इसका सिंबल है परसेंटेज वाला। कौन सा? इसका सिंबल होता है परसेंटेज वाला, ठीक है? तो भूलिएगा नहीं, बहुत ही ईजी है, दिमाग लगा के सुनते रहिए। चलिए अब देख लेते हैं एसिमेट्रिक क्या होता है। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक या इरेगुलर, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, फॉर एग्जांपल इन कैना, ठीक है? अब देखिए एक फ्लावर एसिमेट्रिक और इरेगुलर तब कहलाता है जब उसे हम 2 सिमिलर हाफ में, किसमें? जब उसे हम 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड न कर पाए, ठीक है? अगर हम उसे 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं कर पाएंगे,
किसी भी प्लेन से, 20 से भी नहीं, किसी भी प्लेन से। एक तो 20 से तो डिवाइड कर रहे थे, उसको क्या बोल रहे थे, जाइगोमॉर्फिक। और एक था जो किधर से भी चाकू मार दो, किधर से भी कट पिट कर दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता था। वो कौन सा था, वो था एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। लेकिन एसिमेट्रिक केस में क्या है, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाओगे किसी भी प्लेन से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्री, यानी कि सिमेट्री नहीं हो पाएगी इसकी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर नीट के लिए, इस सेशन के लिए ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम्पल है कैना। क्या है, कैना, ठीक है। तो तीनों के एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ, आगे भी हम नोट्स में ही देखेंगे। अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेज आर इन मल्टीपल 3, 4 या 5, ठीक है। अब देखिए एक फ्लावर जो है वो ट्राइमेरस होगा, क्या होगा, एक फ्लावर जो है वो ट्राइमेरस होगा अगर उसके अंदर 3 सेपल और 3 पेटल प्रेजेंट है। क्या है, उसके अंदर 3 सेपल और 3 पेटल प्रेजेंट है। देखिए जनरली क्या होता है, फ्लावर में एक ही समान देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि जितने पेटल हैं उतने ही सेपल देखने को मिलेंगे। जनरली, हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन जनरली जितने पेटल उतने ही सेपल देखने को मिलेंगे। तो अगर 3 पेटल, ध्यान समझिएगा, अगर 3 पेटल और 3 सेपल हैं तो को क्या कहलाएगा, वो होगा ट्राइमेरस, ठीक है। अगर 4 है तो टेट्रामेरस, और अगर 5 है तो पेंटामेरस, ठीक है। तो फ्लोरल अपेंडेज जो है ना, उनका सीक्वेंस जब 3, 4, 5 इस तरीके से होगा तो उसे हम, अगर 3 होगा तो ट्राइमेरस, 4 होगा तो टेट्रामेरस, और अगर 5 होगा तो पेंटामेरस, ठीक है। क्लियर हो गया ना मेरी बात। अब देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है ब्रैक्ट। क्या है, ब्रैक्ट। तो चलिए देखते हैं ब्रैक्ट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉल कॉल्ड एज द पेडिसिल, द फ्लावर इज डिस्क्राइब्ड एज sessile इफ द पेडिसिल इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अ ब्रैक्ट आर ग्रीन कलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द पेडिसिल एंड और कॉल्ड एज द ब्रैक्टियोल्स। क्या, ब्रैक्टियोल्स। इन द ऑब्सेंस ऑफ अ ब्रैक्ट द फ्लावर और कॉल्ड इब्रैक्टिएट, ठीक है। कि फ्लावर में कई बार पेडिसिल के ऊपर उभरा हुआ स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ता है। क्या होता है, फ्लावर में कई बार पेडिसिल के ऊपर उभरा हुआ स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सपोज कीजिए ये आपका एक फ्लावर है, और फ्लावर में हम आपको ये मान लीजिए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइडोसियम, बाकी की सारी चीजें इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो आपको ये पेडिसिल ये दिखाई पड़ रहा है ना, इसी के पास आपको उभरा हुआ स्ट्रक्चर से एक रिड्यूस लीफ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, मतलब एक रिड्यूस लीफ आपको देखने को मिलेगी। तो जो ये पेडिसिल के बेस पे दिखाई पड़ता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। कि फ्लावर में कई बार पेडिसिल के ऊपर उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो नाउ एक रेड्यूस लीफ जब वहां पर आपको देखने को मिलेगी, जो पेडिसिल के बेस पे दिखाई पड़ती है, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। और उसकी लीफ को क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट, ठीक है। आप याद रखिएगा, ब्रैक्टिएट कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ब्रैक्ट और ब्रैक्टिएट में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, ध्यान रखिएगा। अ फ्लावर विथ ब्रैक्ट, मैं क्या बोल दिया, मैं बोल दिया फ्लावर विथ ब्रैक्ट। जिन फ्लावर के पास ब्रैक्ट होगा, जिन फ्लावर के पास ब्रैक्ट होगा, उनके पास रेड्यूस लीफ देखने को मिलेगी। जिन फ्लावर के पास ब्रैक्ट होगा, उनके पास आपको रेड्यूस लीफ देखने को मिलेगी, जो पेडिसिल के बेस पे प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, पेडिसिल के बेस पे प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे ब्रैक्टिएट। क्या कहेंगे, ब्रैक्टिएट। और ऐसे फ्लावर जिनके पास ब्रैक्ट नहीं होंगे, ऐसे फ्लावर जिनके पास ब्रैक्ट नहीं होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, इब्रैक्टिएट। समझे कि नहीं, जिस फ्लावर के पास ब्रैक्ट है,
ब्रेक्ट कहाँ प्रेजेंट है? पेडिसिल के बेस पे प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे ब्रेक्टिएट फ्लावर। और जिन फ्लावर के पास ब्रेक्ट नहीं है उसे हम कहेंगे ई ब्रेक्टिएट फ्लावर। मेरी बात क्लियर हो गई ना? सो ब्रेक्ट आर ग्रीन कलर। ब्रेक्ट किस कलर के होते हैं? ब्रेक्ट आर ग्रीन कलर। साफ सीधी बात है, लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन रेड्यूस लीफी स्ट्रक्चर्स तो ग्रीन कलर के होते हैं जो कि पेडिसिल के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उन्हें हम कहते हैं ब्रैक्टियोल्स। क्या कहते हैं? ब्रैक्टियोल्स। क्लियर हो गया ना? अब आते हैं एपिकैलिक्स पे। अब ब्रैक्टियोल्स द स्केली अपेंडेज प्रेजेंट ऑन द पेडिसिल, ठीक है। अब ये एपिकैलिक्स क्या होता है? देखो ब्रैक्टियोल्स आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? ब्रैक्टियोल्स आप पढ़ चुके हो, स्केली अपेंडेजेस, ठीक है। ये जो हमें पेडिसिल के ऊपर देखने को मिले, ठीक है। अब देखिए, दे आर ब्रैक्टियोलेटेड फ्लावर व्हेन देयर इज रिंग ऑफ ब्रैक्टियोल्स इज नोन एज एपिकैलिक्स। फॉर एग्जांपल मेंबर ऑफ मालवेसी फैमिली, ठीक है। देखिए कितना सुंदर बात बता रहा है, एकदम एग्जाम के पॉइंट से एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जिनके पास ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होंगे उन फ्लावर को हम कहते हैं ब्रैक्टियोलेटेड फ्लावर, ठीक है। सिंपल फंडा है, जिनके पास ब्रैक्टियोल प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? ब्रैक्टियोलेटेड फ्लावर, ठीक है। लेकिन जब वो पेडिसिल के ऊपर ये जो ब्रैक्टियोल्स हैं वो एक रिंग बना लेंगे, समझिएगा। नॉर्मल मान लीजिए, और नॉर्मल क्या है? ये नॉर्मल हमने यही देखा था ना, ये पेडिसिल है और यहाँ पे ब्रेक निकला हुआ है, ठीक है। एक ब्रेक लाइक क्या बोलते हैं, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक निकला हुआ है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो मूवी है ना उसमें घुमाव आ रहा है, उसमें एक मोड़ आ रहा है, ठीक है। तो जो जो आपका फ्लावर है ना उसके ऊपर अगर जो ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है वो एक रिंग बना लेते हैं, वो एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जब इनकी एक रिंग बन जाती है, ये एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे, रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जब इनकी एक रिंग बन जाती है तब उन्हें हम कहते हैं एपिकैलिक्स। क्या कहोगे? तब उन्हें हम कहेंगे एपिकैलिक्स। एपी मतलब बाहर, एपी मतलब बाहर, और कैलिक्स से बाहर, ठीक है। तो कैलिक्स सबसे बाहर का स्ट्रक्चर्स होता है फ्लावर का। सपोज देख ही रहे हो, सपोज क्या करना है, फ्लावर क्या है, जो एपिकैलिक्स क्या है, ये फ्लावर का सबसे बाहर का स्ट्रक्चर्स होता है। कैलिक्स मतलब सबसे बाहर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फ्लावर का उससे भी बाहर अगर कुछ है तो वो होगा एपिकैलिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है मेंबर ऑफ मालवेसी फैमिली। एकदम इंपॉर्टेंट, आई 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 3 बार, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए ना? इसको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ फिगर देख लेते हैं। अब देखिए ये आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर आ गई। इसमें आपका पहला क्या है? हाइपोगाइनस फ्लावर, दूसरा क्या है? पेरीगाइनस फ्लावर, और तीसरा क्या है? एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, एपिगाइनस फ्लावर क्या होता है, और पेरीगाइनस फ्लावर क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे कि हाइपोगाइनस कौन से होते हैं, ईपी कौन से होते हैं, और पेरी कौन से होते हैं, ठीक है। देखिए ये सभी जो आपको फ्लावर देखने को मिल रहे हैं ना, सभी के सभी गाइनोसियम के रिस्पेक्टिव में होंगे। किसके रिस्पेक्टिव में होंगे? गाइनोसियम के रिस्पेक्टिव में होंगे, ठीक है। तो गाइनोसियम के रिस्पेक्टिव में आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, इन सभी की पोजीशन क्या है उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितने कैटेगरी में? उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, गाइनस का मतलब फीमेल पार्ट, यानी कि गाइनोसियम तो फीमेल पार्ट क्या होता है? फीमेल पार्ट गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम के अंदर क्या होता है? ओवरी होता है, ठीक है। तो इसलिए ओवरी किसके अंदर है? गाइनोसियम के अंदर। उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि सुपीरियर ओवरी होगी या फिर हाफ इंफीरियर या फिर इंफीरियर, ठीक है। तो बात करते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर की। हाइपोगाइनस फ्लावर कौन से होते हैं और इसके अंदर क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, ठीक है। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाइड द हाईएस्ट पोजीशन while the other parts are present below the gynoecium. The ovary in such flower is said to be superior. For example, mustard, china rose and brinjal, ठीक है। यानी कि आपका एक
पेडिसील है और पेडिसील के ऊपर आपका थैलमस है। क्या है? एक पेडिसील है और पेडिसील के ऊपर आपका थैलमस है और थैलमस के ऊपर क्या होता है? थैलमस के ऊपर होता है गाइनोसियम, ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। गाइनोसियम क्या होता है? गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात की जा रही है, यानी कि गाइनोसियम की बात की जा रही है, तो सबसे ऊपर होगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर होगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, और इसके नीचे से बाकी के सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो बनने शुरू होंगे, जैसे कि नीचे के बाकी सारे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? वो स्ट्रक्चर्स हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। ये सभी क्या है? ये सभी इसके नीचे से बनने शुरू होते हैं, विच मींस लोअर टू फीमेल पार्ट, विच मींस लोअर टू फीमेल पार्ट। इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब क्या होता है बताइए? हाइपो का मतलब होता है लोअर। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब लो तो होता है लोअर। और गाइनस का मतलब क्या होता है? गाइनस का मतलब होता है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम के नीचे, समझ रहे ना, गाइनोसियम के नीचे से जब बाकी के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें गाइनोसियम के नीचे से बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स, वो सारे स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये सब जब बनेंगे तो उसे हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहेंगे, ठीक है। तो विच मींस गाइनोसियम जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पर होगा। कहाँ होगा? गाइनोसियम जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, जबकि बाकी के जो दूसरे पार्ट्स होंगे वो गाइनोसियम के नीचे होंगे। कहाँ होंगे? वो गाइनोसियम के नीचे होंगे। और जब गाइनोसियम के नीचे होंगे तो गाइनोसियम सबसे ऊपर है, फीमेल पार्ट सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर होने की वजह से जो ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सबसे ऊपर होने की वजह से जो ओवरी है वो क्या कहलाएगी? वो ओवरी सुपीरियर ओवरी कहलाएगी, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं। इसका फिगर देख लीजिए। फिगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप फिगर ए को देख लीजिए, ठीक है, आप इसमें फिगर ए को देखिए, इसमें आपको गाइनोसियम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसमें आपको गाइनोसियम दिख रहा है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे गाइनोसियम के नीचे से बाकी की चीजें बनने शुरू हो रही हैं। कहाँ से शुरू हुई हैं? देखिए यहाँ पर ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये गाइनोसियम के नीचे से ही बननी शुरू हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये सुपीरियर ओवरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सुपीरियर ओवरी कहलाएगी। यानी कि गाइनोसियम के नीचे से जब बाकी के सारे पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम ये बनने शुरू होंगे तो वो ओवरी क्या कहलाएगी? वो ओवरी सुपीरियर ओवरी कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए इसका एग्जांपल आपको याद है कि नहीं याद है? इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए कंसेप्ट भूल जाए, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, जब नीट के एग्जाम देने जाओगे ना भरे कंसेप्ट इधर उधर, लेकिन जो एग्जाम्पल है ना वो एकदम जेन्युइन है, वो आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना है, ठीक है। किसी का एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल एकदम चार्ट दीजिए, एकदम रट दीजिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पल क्या होगा? हाइपोगाइनस एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है मोस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजॉल, ठीक है। क्या होगा? मोस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजॉल, ठीक है। ये सभी के सभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ठीक है। एक भी मैं आपको बाहरी एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा तो बाहरी आपको और ज्यादा चैप्टर को लेंथी बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाइपोगाइनस के बाद से देखते हैं इपिगाइनस। इपिगाइनस फ्लावर क्या होता है? देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थैलमस का। इसमें आपका पेडिसील होता है। इसमें जो आपका थैलमस है वो स्वेलन नहीं, वो फुला हुआ नहीं, बल्कि अंदर की तरफ धसा सा होता है। ऐसा लगता है कोई उसको चढ़ के उस पर धसा दिया है, इस तरह से वो धसा सा होता है, ठीक है। यानी कि जो गाइनोसियम है वो इसके अंदर धस सी गई है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर वो बन सके। और बाकी के जो स्ट्रक्चर है फ्लावर के वो गाइनोसियम के अंदर है, ठीक है। और फिर उसके गाइनोसियम के ऊपर से बनने शुरू हुए हैं। क्या? गाइनोसियम के ऊपर से बनने शुरू हुए हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ठीक है। तो इसके ऊपर से बनने शुरू हुए हैं तो ऐसी चीजों को बोलते हैं इपिगाइनस। क्या बोलते हैं? इपिगाइनस। इपी का मतलब क्या होता है? अपर साइड। इपी का मतलब क्या होता है? अपर साइड, ठीक है। जो फीमेल पार्ट है उससे ऊपर होंगे बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे फ्लावर जिसमें बाकी के जो फ्लावर के स्ट्रक्चर्स हैं कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, ये गाइनोसियम के ऊपर होंगे। कहां होंगे? ये गाइनोसियम के ऊपर होंगे। इपी मतलब ऊपर और गाइनस मतलब गाइनोसियम। तो गाइनोसियम से ऊपर जो बाकी के सारे पार्ट्स बनेंगे उसे हम कहेंगे इपिगाइनस फ्लावर। समझ गए ना?
क्या कहेंगे, इपिगाइनस फ्लावर, यानी कि इपी मतलब ऊपर और गाइनस मतलब गाइनोसियम, तो गाइनोसियम से ऊपर जब बाकी के सारे पार्ट्स बनेंगे उसे हम कहेंगे इपिगाइनस फ्लावर। समझ गए ना, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इन्होंने इपिगाइनस फ्लावर के बारे में क्या लिखा है। इन epiginous flower, the margin of thalamus grow upward, including the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flower arise above the ovary. Hence, the ovary is inferior. For example, guava, cucumber, and ray floret of sunflower. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ताकि वो कंप्लीटली ओवरी को कवर कर ले, क्या कर ले, वो कंप्लीटली ओवरी को कवर कर ले ताकि वो कवरिंग हो जाए। ठीक है, और बाकी के जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो उसके ऊपर से बनने शुरू होंगे। कहां से बनने शुरू होंगे, वो उसके ऊपर से बनने शुरू होंगे। तो यहाँ पर आपको जो ओवरी देखने को मिलेगी, वो कैसी ओवरी देखने को मिलेगी, इंफीरियर। कैसी, इंफीरियर। इंफीरियर मतलब अंदर, इंफीरियर मतलब अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल भूलना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल इसका है गोवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, देखिए सनफ्लावर के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं। देखिए जो सनफ्लावर है ना आपका, वो सनफ्लावर, आप मेरी बात मानो तो वो सनफ्लावर पूरा का पूरा फ्लावर नहीं है। क्या नहीं है, जो सनफ्लावर है वो पूरा का पूरा फ्लावर नहीं है, वो एक इनफ्लोरेंस है। समझ गए ना। अब इनफ्लोरेंस के बारे में हम आगे बहुत ही डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आप बस इतना ही जानो कि जो आपका ये सनफ्लावर है वो पूरा का पूरा फ्लावर नहीं है, वो एक इनफ्लोरेंस है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पेरीगाइनस फ्लावर को। हाइपोगाइनस फ्लावर हो गया, एपिगाइनस फ्लावर हो गया, अब आते हैं पेरीगाइनस फ्लावर को। चलिए देख लेते हैं पेरीगाइनस फ्लावर क्या कह रहा है। पेरीगाइनस मतलब, पेरीगाइनस का सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए। पेरीगाइनस मतलब जब मिडिल में, क्या, मिडिल में जब चीजें मिडिल से बननी शुरू होती हैं। ठीक है, तो ये आती है गाइनोसियम। तो यहाँ आप देख सकते हो ये चीजें क्या हो रही है, मिडिल से बननी शुरू हो रही है। क्या हो रही है, मिडिल से बननी शुरू हुआ है। जब उसके बीच से, ना तो ऊपर से ना तो नीचे से, उसके बीच से जब स्ट्रक्चर्स बननी शुरू हो रही हैं तो उसे हम बोलेंगे पेरीगाइनस। क्लियर हो गया मेरी बात, बोलिए। ना तो ऊपर से ना तो नीचे से, क्या कहलाएगा, पेरीगाइनस। साफ साफ आप फिगर देख पा रहे हो, ना तो ऊपर से ना तो नीचे से, जब बीच से बननी शुरू हो रही है तो पेरीगाइनस। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ थैलेमस ऑलमोस्ट एट सेम लेवल, इट इज नोन एज पेरीगाइनस। ठीक है, द ओवरी हेयर इज हाफ इंफीरियर, फॉर एग्जांपल प्लूम, रोज एंड पीच। ठीक है, और देखिए गाइनोसियम सेंटर में प्रेजेंट है और बाकी के जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो मिडिल से बननी शुरू हो रही है। कहां से बननी शुरू हो रही है, मिडिल से बननी शुरू हो रही है। थैलेमस के मिडिल से बननी शुरू हो रही है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। कहा, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर, तो उसे हम पेरीगाइनस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीगाइनस कहते हैं। और यहाँ पर आपकी ओवरी जो है ना, ओवरी हाफ इंफीरियर होती है। अब हाफ इंफीरियर क्यों होती है, क्योंकि बिकॉज आधी अंदर होती है और आधी बाहर होती है। इंफीरियर मतलब अंदर, इंफीरियर का मतलब क्या हुआ, इंफीरियर मतलब अंदर। एग्जाम्पल इसका क्या था, एग्जाम्पल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं भूलना चाहिए, एग्जाम्पल इसका है प्लूम, रोज एंड पीसेस। ठीक है, चलिए अब हम नोट्स में ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो अब तो भूलना नहीं चाहिए, इतनी बार मैं आपको रिपीट कर दिया। फ्लावर के पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या होते हैं, फ्लोरल, एक्सिस, पेडिसिल एंड थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोस। ये सभी फ्लावर के पार्ट्स हैं। आपको मतलब इसमें तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो कंबाइंड कर ले तो क्या क्या पार्ट्स हमने देखे। फ्लावर के एक्सिस में एक पेडिसिल और एक थैलेमस देखा। क्या देखा, एक पेडिसिल और थैलेमस देखा। इस थैलेमस के ऊपर एक लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। इस थैलेमस के ऊपर एक लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जिसको हमने क्या कहा, कैलिक्स कहा था। क्या कहा था, कैलिक्स कहा था। इस कैलिक्स के ऊपर आपको थोड़ी ब्राइट कलर स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो पेटल थी। क्या थी, कैलिक्स के ऊपर आपको थोड़ी ब्राइट कलर स्ट्रक्चर देखने को मिली थी, जो पेटल थी, जिसे हमने कोरोला कहा। क्या कहा, कोरोला कहा था। ठीक है, अब कोरोला के अंदर क्या प्रेजेंट है,
एंड्रोसियम प्रेजेंट है। एंड्रोसियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोसियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें आपको फिलामेंट और एंथर देखने को मिले थे, ठीक है। और दोनों के यूनिट को एक साथ हम मिला के क्या कहते हैं, दोनों के यूनिट एक साथ मिला के हम कहते हैं स्टेमेन, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो इसके अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार और आपको डिफिनीशन की तरीके से बताते हैं। चलिए एकदम आपके दिमाग में ठूस ठूस के चीजें भर जानी चाहिए। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। पहला क्या है, पेडिसिल, द स्टॉक ऑफ फ्लावर। सेकंड, रिसेप्टिकल या थैलमस, स्टेम पोर्शन ऑफ द फ्लावर फाउंड टू बी बेस इन द सेंटर। और द इंटरनोड और शॉर्ट विथ लेस नंबर ऑफ लीफ, हेंस द रिसेप्टिकल यूजुअली नॉट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। देखिए पेडिसिल क्या है, पेडिसिल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। जो एक्सिस आपको देखने को मिला है ना, जो थैलमस नहीं है, थैलमस होगा यहाँ पर तो, जो थैलमस तो होता है, यहाँ पर जो इंटरनोड होती है वो छोटी होती है। किससे छोटी होती है, लिप से छोटी होती है, कम नंबर में होते हैं। इसलिए जो हमारा थैलमस होता है उसको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर नहीं कहा जा सकता। थैलमस को लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर नहीं कहा जाता, समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं सेपल क्या होता है। और द कलेक्शन ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, ठीक है। कितना सुंदर बात पहले ही लिख दिया है। द आउटर मोस्ट होल्स ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर दैट आर अनयूजुअल बट नॉट ऑलवेज ग्रीन एंड हैव लीफ लाइक अपीयरेंस, दे आर कॉल्ड एज द कैलिक्स। द मेजर एडवांटेज ऑफ कैलिक्स इज इट एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फ्लावर अपार्ट ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर या द बर्ड, ठीक है। देखिए सेपल की जो कलेक्शन होती है, क्या सेपल की जो कलेक्शन होती है, यानी कि सेपल किसकी यूनिट होती है, कैलिक्स की यूनिट होती है। सेपल किसकी यूनिट होती है, कैलिक्स यूनिट होती है, ठीक है। सो दे आर द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर कैलिक्स प्रेजेंट होता है, ओके। सो दैट आर यूजुअली बट नॉट ऑलवेज ग्रीन, यूजुअली ज्यादातर ग्रीन स्ट्रक्चर्स ही देखने को मिलता है, बट नॉट हमेशा। ध्यान रखिएगा, यूजुअली ज्यादातर ग्रीन स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है, बट नॉट हमेशा। नाउ दे हैव अ लीफ लाइक अपीयरेंस, इनकी लीफ की तरह ही अपीयरेंस होती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। इनका मेजर एडवांटेज क्या है, मैंने आपको कहा था ना कि ये एसेसरी आर्गन होती है। क्या होती है, कैलिक्स और कोरोला जो होती है ना, ये एसेसरी आर्गन होती है। कैलिक्स और कोरोला ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती है, लेकिन प्रोटेक्शन का काम करती है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम को प्रोटेक्शन करती है। मान लीजिए ये घर है, ठीक है, तो घर में मान लीजिए रिप्रोडक्शन होना है, ठीक है, रूम में रिप्रोडक्शन होना है, तो दीवार क्या है, कैलिक्स और कोरोला समझ लीजिए, यानी कि प्रोटेक्शन का काम कर रही है। उसी तरह से फ्लावर के केस में भी कैलिक्स और कोरोला जो होता है ना, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन कवरिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। ये भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देख लेते हैं पेटल क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला, ठीक है। दीज आर लार्जर देन सेपल एंड फाउंड टू बी प्रेजेंट above the sepal whole petal, usually called as corolla, which is the attractive part of flower that provide protection against insect while attracting specific insects of facilitated pollination process, ठीक है। The leaf like organ sepal and petal are together known as perianth of फ्लावर, ठीक है। अब देखिए पेटल की बात कर ले, कोरोला की यूनिट को हम क्या कहते हैं, पेटल। कोरोला की यूनिट को हम क्या कहते हैं, पेटल। सो द कलेक्शन ऑफ, जब बहुत सारी पेटल प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलोगे, जब बहुत सारी पेटल प्रेजेंट होती है तो उसको बोलोगे कोरोला। ये सेपल से बड़ी होती है, और यह कहाँ प्रेजेंट होती है, सेपल के ऊपर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, सेपल के ऊपर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर क्या होता है, कैलिक्स, उसके ऊपर कोरोला, और उसके अंदर क्या होता है, एंड्रोसियम, एंड उसके अंदर गाइनोसियम, ठीक है। ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंसेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब इंसेक्ट उसके ऊपर अट्रैक्ट करेंगे तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, विल अट्रैक्टिंग जो स्पेसिफिक इंसेक्ट जिसे इन्हें अट्रैक्ट करना है, ठीक। सिर्फ उसी इंसेक्ट के लिए वो यहाँ पर स्पेसिफिक रहते हैं, ठीक है। सिर्फ उसी इंसेक्ट के लिए वो यहाँ पे स्पेसिफिक रहते हैं। क्लियर है बिल्कुल।
अब देखिए, और किस वजह से अट्रैक्ट करेंगे? बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर। किस वजह से? ब्राइट कलर के, बहुत ही अच्छे कलर के होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। और जब उसको अट्रैक्ट करेंगे तो वो एक प्रोसेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पोलिनेशन का प्रोसेस, ठीक है। पोलिनेशन आपको हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत ही अच्छे से बताया, ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पोलिनेशन आप समझ सकते हो। ऐसे नहीं समझ में आए तो पीछे का जो चैप्टर है उसको जाके देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब लीफ लाइक आर्गन, क्या? जब लीफ लाइक आर्गन है, सेपल और पेटल, वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो लीफ लाइक आर्गन है, सेपल और पेटल, जब वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, तो उन्हें हम पेरियंथ ऑफ फ्लावर कहते हैं। सेपल और पेटल में अगर आप डिफरेंशिएट नहीं क्रिएट कर पाओगे, उसके जो अणु है मॉलिक्यूल से एक साथ इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेरियंथ ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, बस हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कार्पेल को भी रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कार्पेल को भी। लोकेटेड इन अपर सेंटर ऑफ ए फ्लावर एंड आर यूजुअली वन या मोर इन नंबर। कार्पेल आर आल्सो नोन एज गाइनोसियम। दे कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट: ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ कार्पेल एंड इज रीजन which is enlarged at bottom and narrow at the top, bearing your one या more ovules, ठीक है। स्टाइल इज द सिलेंडर नेक लाइक पोर्शन of the carpel that lead to ovary. Stigma is present at the tip of the carpel and is streaky to capture. A pollen grain are generally of varying size and shape, ठीक है। देखिए कार्पेल क्या होता है? ये फ्लावर के अपर पोर्शन ऑफ प्रेजेंट होता है और यूजुअली वन या वन से ज्यादा नंबर होंगे। कार्पेल को यहाँ पर गाइनोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पेल को यहाँ पर गाइनोसियम कहा जाता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पे होती हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या होती हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। क्या? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी is a structure which is present at the base of carpel and is region which is enlarged at the bottom and narrow at the top, ठीक है। ये क्या है? ये चीज है ना, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कार्पल क्या होता है? ये फ्लावर के अपर पोर्शन ऑफ प्रेजेंट होता है और यूजुअली वन या वन से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा। कार्पल को यहाँ पर गाइनोसियम कहा जाता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहा जाता है। ये तीन चीजें होती हैं। क्या होती हैं? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। तो ओवरी इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ कार्पल एंड इज अ रीजन विच इज इन लॉस्ट एट द बॉटम एंड नैरो एट द टॉप, ठीक है। तो ये क्या है? ये चीजें तो बड़ा स्ट्रक्चर होती हैं, ये नीचे से तो बड़ा स्ट्रक्चर होती हैं और ऊपर से बहुत ही पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं। क्या होती है? नीचे से बड़ा स्ट्रक्चर होती हैं और ऊपर से पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है ना कि नैरो एंड द टॉप, नैरो एंड द टॉप। और ओवरी के पास क्या होता है? ओवरी के पास ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? भूलिएगा नहीं, ओवरी के पास ओव्यूल्स होते हैं। इट इज अ मेल फर्टिलिटी एरिया। क्या होती है? ये फर्टिलिटी एरिया होती है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद स्टाइल, स्टाइल क्या होता है? इट इज द सिलेंडर नेक लाइक पोर्शन। क्या होता है? इट इज द सिलेंडर नेक लाइक पोर्शन, ठीक है। तो स्टाइल हो गया, उसके ऊपर ओवरी हो गया, तो ये नेक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ स्टाइल, नेक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ स्टाइल। उसके बाद स्टिग्मा प्रेजेंट एट द टिप। स्टिग्मा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? टिप पे, ठीक है। और ये जो आप स्टिग्मा देखते हो ना, आप ना इसमें ज्यादा मतलब डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जितना एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है उससे भी ज्यादा हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए स्टिग्मा के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपका पहला क्या होगा? एंथर और एक फिलामेंट। क्या होगा? स्टिग्मा के अंदर दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका एंथर
एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो स्टिग्मा आर द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, क्या होता है, स्टिग्मा आर द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो कि पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, स्टिग्मा आर द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो कि पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। ये चीजें बहुत ही डिटेल में दी हुई है एनसीईआरटी में भी, ठीक है, और यहाँ पर भी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक जर्नल आइडिया आपके पास होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं, फ्लावर के अंदर कौन सी चीजें कहाँ होती है, कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है। क्लियर। सो अब हम शुरू करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, कि एंथर कैसे बनेगा। देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, और गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, ठीक है, कैसे बनेंगे वो सब किसमें आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और डायरेक्टली दे दिया गया था। ये फ्लावर्स के बारे में तो इतना बताया ही नहीं गया था जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वीडियो को 2 बार 3 बार 10 बार रिपीट करके देखना, चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। नहीं समझ में आती हैं कमेंट करना, फिर से आपके लिए अलग से एक एक पार्ट्स का अलग से अच्छे से वीडियो बना के आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आपका सिलेक्शन होगा तो होगा, इसी बार होगा। मन से जब जी जान लगा देंगे ना, अपना 100% दे देंगे ना, तो सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन आपका तय है। आपने मान लिया है तो बस मान लिया है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है ना, मछली को जब आप क्या करते हैं, मछली को जब आप पानी से निकालने तो तड़पने लगती है। वैसे ही जब आप अपने रूम से कहीं बाहर चले जाते हो, आपका स्टडी छूट जाता है, आप किसी ऐसे काम में व्यस्त हो जाते हो जहाँ पे आप एजुकेशन कुछ टाइम के लिए आप छोड़ देते हो, तो आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए। जैसे मछली तड़पती है ना कि पानी के लिए, जिस दिन वो तड़प आपके अंदर आ गई ना, तो भैया सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आईएएस बनने से कोई नहीं, बस वो आपके अंदर तड़प नहीं है। जिस दिन वो तड़प आ गई, आप रूम से बाहर निकले, स्टडी आपकी छूटी, स्टडी मटेरियल से अगर 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा अगर आप दूर रहे, पढ़ नहीं पाए, तो एक अंदर से आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, एक तड़प। वो तड़प जिस दिन आ गई, उस दिन तुम टॉप कर जाओगे। समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।